नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल की सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वापस आते हैं अपनी खबरों पर। कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देगी आंध्र प्रदेश सरकार। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस ने पिछले 4 महीनों से तबाही मचा रखी है। इस संक्रमण ने लोगों को आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण लोग कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार तक करने में झिझक रहे हैं। कई जगह से संक्रमण से मरने वालों के शवों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं भी सामने आ रही है। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि राज्य में अब कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सचिन पायलट के पार्टी को छोड़ने को लेकर मैं बहुत दुखी हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदों से सचिन पायलट को हटाए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि वो पायलट के पार्टी छोड़ने को लेकर दुखी हैं। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को उनके पदों से हटा दिया था। शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि मैं सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने को लेकर दुखी हूँ। काश बात यहाँ तक नहीं पहुंची होती। अलग होने के बजाय उन्हें अपने और सपनों को पूरा करने के लिए पार्टी को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के प्रयास में शामिल होना चाहिए था। गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले पायलट और उनके साथी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की है। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। पायलट की जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि पायलट ने अपने अगले कदम के बारे में कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। मुंबई पुणे में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली को करना होगा अभी और इंतजार। उत्तर भारत के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई तो मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ से 89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं आईएमडी ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है और कहा है कि अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के तटीय जिलों में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के साथ साथ पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे के लिए भी है। कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद और जलाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि ऑरेंज और येलो अलर्ट मंगलवार और बुधवार के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों के लिए जारी किए गए हैं। बुधवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भी मूसलाधार भारी हो सकती है। दिल्ली में बारिश की राह देख रहे लोगों के हाथ मायूसी लग रही है। बारिश नहीं होने की वजह से मौसम उमस भरा है, जिसमें नगर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अधिकतम तापमान अगले कुछ दिनों में 30-40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली में समय से पहले मानसून पहुंचने के बावजूद बारिश नहीं हुई। शहर में 40% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर मंगलवार को मध्यम से हल्की बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने बुधवार से शुक्रवार के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं जताई हैं। अगर बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो वहां मंगलवार को मौसम उमस भरा रहा तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दोनों राज्यों की साझी राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम पारा 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के अंबाला में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान, अब 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी गोबर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रुपए प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को राजगोरान मुक्त बनाने के लिए गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया है। राज्य में हरेली पर्व से इस योजना की शुरुआत होगी। राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मेघालय में अब तक बाढ़ से 89,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं प्रभावित। बाढ़ से हालत बेहद गंभीर। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में बाढ़ से 89,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और तिकरी, कल्ला, देमदेमा और सेलसेला खंड में स्थिति गंभीर है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र की सहायक जिंजराम नदी उफान पर पहुंच चुकी है। पश्चिम गारो हिल्स के उपायुक्त राम सिंह ने बताया, बाढ़ में तिकरी, कल्ला, देमदेमा और सेलसेला खंड में स्थिति गंभीर है। हालत की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से 16,400 घर और 89,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने 3 खंडों में 7 दिनों तक निःशुल्क राहत सामग्री बांटने की घोषणा की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। निचले इलाके में रह रहे लोग अपने मवेशियों के साथ पहले ही AMPT रोड पर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। इस बीच तिकरी, कल्ला, देमदेमा और सेलसेला में स्तर बढ़ने की सूचना मिली है। PWD के एक अधिकारी ने बताया कि AMPT रोड का बड़ा हिस्सा PWD की कई सड़कें और सेलसेला तुरा सड़क पानी में डूबा हुआ है। पंजाब में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत, अब 72 घंटे तक रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। कोरोना महामारी के बीच पंजाब में क्वारंटीन के नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक जो लोग 72 घंटे से कम अवधि के लिए पंजाब आ रहे हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से घर पर क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा जांच चौकी पर बस एक फॉर्मल अंडरटेकिंग प्रोसेस को पूरा करना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस छूट की घोषणा करते हुए मंगलवार को कहा कि ये परीक्षा देने वालों के छात्रों और बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को सुविधा देने के लिए किया गया है, जिनका राज्य में प्रवास कम अवधि का है। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन से रहने में छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि छूट वाले यात्रियों को कोविड ऐप पर दिए गए एक मानक प्रारूप के साथ एक फॉर्मल अंडरटेकिंग प्रोसेस करना होगा, जिसे उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करना होगा। ऐप के यात्रियों की जानकारी वाले सेक्शन में अपनी जानकारी देने के अलावा इन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में रहने के दौरान कोविड ऐप सक्रिय रहेगा। ऐसे यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन भी करना होगा कि वे किसी भी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे और राज्य में आने के समय से 72 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। इस अवधि के दौरान यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के साथ ही आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी और कोविड-19 के अनुरूप किसी भी लक्षण से पीड़ित होने पर मामले में निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 पर कॉल करेंगे। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में आए 2.15 लाख नए मामले, अब तक 5,80,000 लोगों की हो चुकी है डेथ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2.15 लाख नए मामले सामने आए हैं और 5,311 लोगों की मौतें हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,34 लाख से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,80,000 के पार पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है, ठीक होने वालों की आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50 लाख एक्टिव केस हैं और इनका इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं, जबकि 1,69,000
39,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं ब्राज़ील में भी कोरोना का कहर अब तक बरकरार है। ब्राज़ील में 19 लाख से ज़्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ब्राज़ील के बाद भारत और रूस में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है। केरल के एक फोटोग्राफ ने फोटो क्लिक करते हुए देखा जिंदा है मरा हुआ आदमी और उसकी बचा ली जान। केरल के एर्नाकुलम में एक फोटोग्राफर की समझदारी की वजह से शिवदासन नाम के शख्स को समय से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया और उसकी जान बच गई। शिवदासन को मृत माना जा चुका था, लेकिन समय पर मदद नहीं मिलती तो वो अपना जीवन खो सकता था। ये घटना रविवार की है। पलक्कड़ के मूल निवासी शिवदासन कलानमेरी के पास मनाली मुक्कू में किराए के मकान में अकेले रह रहे थे। पुलिस के अनुसार एक परिचित व्यक्ति ने सूचित किया था कि शिवदासन की जान जा चुकी है। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने टॉमी नाम के फोटोग्राफर को एडाथला के जिले के कलामासेरी के पास एक घर में मृत व्यक्ति की तस्वीरें क्लिक करने के लिए बुलाया था। जब टॉमी तस्वीरें क्लिक कर रहा था तभी उसने कुछ चौंकाने वाली हल्की आवाजें सुनी। टॉमी ने महसूस किया कि आवाज मृत व्यक्ति से आ रही थी। उन्हें संदेह हुआ कि मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है। उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया। टॉमी पिछले 25 सालों से इसी तरह के असाइनमेंट पर पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। 48 साल के फोटोग्राफर ने इस पूरी घटना के अनुभव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, जब मैं घर गया तो वह आदमी फर्श पर पड़ा था। एक बिस्तर के कोने से टकराने के बाद उसके सिर पर चोट लग गई थी। सिर के घाव पर खून देखा जा सकता था। कमरे में रोशनी कम थी, तस्वीरें क्लिक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैं लाइट का स्विच को ऑन करने के लिए झुका जो दीवार पर उस आदमी के ठीक बगल में थी। तभी मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी। तो टॉमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अचानक विचार आया तो वो चौंक गया। वो तुरंत जमीन पर आदमी के शरीर के करीब आ गया। कुछ सेकंड इंतजार किया और वहीं आवाज फिर से सुनी। टॉमी कहते हैं कि ये धीमी खर्राटे की आवाज थी। टॉमी ने कहा, वो आदमी उसी स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ था जिसमें उसे चोट लगने के बाद देखा गया था। तब मैंने वो आवाजें सुनी तो पुलिस अधिकारी की मदद से उस आदमी को घुमाकर सीधा किया। एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया गया और उस शख्स को पास के अस्पताल में भेज दिया गया। जमुई में हथियार के बल पर नाबालिग को अगवा कर 2 दिनों तक 5 युवकों ने किया गैंगरेप। बिहार के जमुई में एक ही गांव में मनचलों ने गांव की 7वीं कक्षा को हथियार के बल पर अगवा कर लिया और 2 दिनों तक गैंगरेप किया। घटना जिले के चंदीप थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की है, लेकिन मामले का खुलासा मंगलवार को हुआ। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 10 जुलाई को रोज की भांति लड़की घर से बाहर चापाकल पर कपड़े धोने गई थी। गंदे कपड़े को फेंकने के लिए वो गाँव से बाहर गई। इसी दौरान गांव के चंदन, गुलशन राज, रोहित कुमार ने उसे बाइक पर बैठा लिया और सिकंदरा की तरफ ले जाने लगे। जब लड़की ने विरोध किया तो लड़कों ने हथियार सटाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद वे लोग उसे शेखपुरा जिला अंतर्गत करंडे थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव में ले गए और उसके साथ 2 दिनों तक 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़िता उसमें 2 युवकों को नहीं पहचानती है। विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। 2 दिन के बाद आरोपियों ने पीड़िता को रामगढ़ चौक से पश्चिम सुनसान जगह पर छोड़ दिया और भाग गए। इसके बाद वो किसी तरह अपने रिश्तेदार के घर कछीना पहुंची। वहां से पिता लड़की को लेकर चंद्रदीप थाने गए। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि चंद्रदीप थाना प्रभारी विजय कुमार आरोपी गुलशन राज से पीड़िता की शादी करने के दबाव दे रहे थे और जब परिजनों ने इनकार किया तो उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। इससे पीड़िता महिला थाना गई, जहां से उसे वापस चंद्रदीप थाना जाने को कहा गया। आखिरकार एसडीपीओ जमुई राम पुकार सिंह की पहल पर पीड़िता का मामला महिला थाने में दर्ज किया गया। हालांकि चंद्रदीप थाना प्रभारी का कहना है कि महिला से संबंधित मामला होने के कारण महिला थाना भेजा गया था। शादी का दबाव डालने का आरोप बेबुनियाद है। इस संबंध में एसडीपीओ राम कुमार सिंह ने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है। मामला महिला से संबंधित है, इसलिए हमने महिला थाना में उसे भेजते हुए पदाधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर जेएलएनएमसीएच के अस्पताल अधीक्षक और 4 डॉक्टरों समेत 71 नए कोरोना के मरीज मिले। भागलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एंड अस्पताल के अधीक्षक, 4 चिकित्सक सहित जिले में 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। भागलपुर के डीईओ भी संक्रमित पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा ने बताया कि अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 4 चिकित्सकों में एक महिला चिकित्सक भी शामिल है।
उन्होंने साथ ही बताया कि अधीक्षक की अनुपस्थिति में मेडिसिन विभाग के विभागाधीश डॉक्टर विनय कुमार रूटीन कार्य देखेंगे। अधीक्षक होम क्वारंटीन में गए हैं। इसके अलावा नाथनगर के 55 वर्षीय वृद्ध महिला, मधुसूदन के 70 वर्षीय वृद्ध पुरुष, कहलगांव के 33 वर्षीय पुरुष व 42 वर्षीय, सबौर के 36 वर्षीय पुरुष, नवगछिया के 58 वर्षीय पुरुष आदि समेत कई सारे कर्मचारी और लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल खोले गए पर्यटकों के लिए जरूरी होगा अपना कोरोना टेस्ट कराना। सरकार ने 14 जुलाई से राज्य में पर्यटन को फिर से खोलने की अनुमति दी है। कश्मीर पर्यटन के निदेशक N.A. वानी कहते हैं, पहले चरण में हवाई यात्रा से आने वाले पर्यटकों ने होटल बुकिंग और वापसी टिकट की पुष्टि की है। उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने के बाद से बीते 22 मार्च के बाद से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन हटने के बाद भी स्थिति को देखते हुए पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद रखे गए थे। मंगलवार को कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,498 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 9 लाख के आंकड़े को पार करके 9,06,752 हुई है। इसमें से 3,11,565 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 553 लोगों की मौत भी हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। अब तक 5,71,460 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,000 को पार कर चुका है तथा 10,482 लोगों की मौत यहां हुई है। राज्य में 1,44,507 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। वहीं आने वाले दिनों में बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए लॉकडाउन पुनः लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांतों में शनिवार रविवार को पूरे राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु ने रविवार का लॉकडाउन लगा रखा है। ट्रंप ने दिया बयान, WHO चीन की कठपुतली है, वायरस को छुपाने के लिए ड्रैगन ही है जिम्मेदार। कोरोना वायरस को लेकर पहले ही चीन से बुरी तरह नाराज चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी समय से चीनी राष्ट्रपति से बात नहीं की है और मेरी उनसे बात करने की कोई योजना भी नहीं है। हमने अविश्वसनीय चीनी प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रदाताओं का सामना किया। हमने कई देशों को हुवाई का उपयोग न करने के लिए आश्वस्त किया क्योंकि उन्होंने ये एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। आज ही के दिन यूके ने घोषणा की वे इसका उपयोग नहीं करने जा रहे। इसके अलावा उन्होंने WHO पर हमला करते हुए कहा कि WHO वास्तव में चीन की कठपुतली थी और कोई गलती ना करे। हम चीन को पूरी तरह से वायरस को छुपाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं और इसे दुनिया को बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन के खिलाफ लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के दूसरे चरण की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अभी हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के बारे में नहीं सोच रहे। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा वे प्लेग को रोक सकते थे, वे इसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अमेरिका और चीन ने जनवरी में अपने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो वो पहला चरण था। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में और भी महंगे डील होने की संभावना है। विश्व को दे आर्थिक शक्तियों के बीच अभी दूसरे और तीसरे चरण की बातचीत के लिए अभी तक कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण उपजे आर्थिक संकट के कारण भी फेज 1 के पहले चरण में हुए समझौते के मुताबिक चीन के द्वारा अमेरिकी सामान के खरीदने व लक्ष्यों को पार करना मुश्किल दिख रहा है। 17 अगस्त को कोर्ट में पेश नहीं होने पर नवाज शरीफ घोषित हो सकते हैं अपराधी। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा समय में लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 17 अगस्त को पेश होने का आखिरी मौका दिया है। ऐसा नहीं करने पर अदालत उन्हें अपराधी घोषित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री 70 वर्षीय शरीफ इस समय प्रतिरोधी प्रणाली संबंधी बीमारी का लंदन में इलाज करा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में
में उन्हें इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद वो ब्रिटेन रवाना हुए थे। इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत द्वारा तेशा खाना में भ्रष्टाचार मामले में जारी नोटिस को लाहौर के मॉडल टाउन स्थित शरीफ के आवास जट उमरा के सामने सोमवार को चस्पा किया गया। नोटिस में लिखा गया है, नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय जवाबदेही अधिनियम 1999 की धारा 9 और 10 के तहत दंडनीय अपराध किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट वापस आ गया क्योंकि आरोपी नहीं मिला, इसलिए इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि आरोपी फरार है। अंततः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत घोषणा की जाती है कि शरीफ को 17 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश होना होगा। उल्लेखनीय है कि जवाबदेही अदालत ने पिछले महीने तोशाखाना मामले में शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शरीफ पर लग्जरी कार लेने का आरोप है, जिसके लिए उन्होंने वाहन की कीमत पर मात्र 15% भुगतान किया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी तोशखाने से लग्जरी वाहन और उपहार लेने का आरोप है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के मुताबिक गिलानी ने जरदारी और नवाज शरीफ को वाहन हासिल करने में मदद की। अदालत ने विदेश विभाग को भी निर्देश दिया कि वो लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के जारी गिरफ्तार वारंट पर अमल सुनिश्चित करे। मंगोलिया में बुबोनिक प्लेग से बच्चे की मौत के बाद हड़कंप 17 लोगों को किया गया आइसोलेट। मंगोलिया में बुबोनिक प्लेग से 15 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम मंगोलिया के गोवी अल्ते प्रांत में रविवार को लड़के में बीमारी के लक्षण जाहिर हुए थे। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शुरू में ब्लैक डेथ के कारण उसकी मौत होने का संदेह जताया गया था। सोमवार को लैब टेस्ट के नतीजे से उसकी पुष्टि हुई। मंगोलिया स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता दाज नारोग्लेज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सोमवार की रात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट से खुलासा हुआ कि लड़की की मौत का कारण बुबोनिक प्लेग था। अधिकारियों का कहना है कि 15 वर्षीय बच्चे के संपर्क में आए उसके 2 दोस्तों और 15 लोगों को आइसोलेशन में कर दिया गया है। गौरतलब है कि मंगोलिया चीन का हिस्सा है। एक हफ्ता पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि मंगोलिया के अंदरूनी क्षेत्र में बुबोनिक प्लेग मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। 5 जुलाई को चीन के ब्यूनूर में बुबोनिक प्लेग का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया गया था। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक मंगोलिया के खोद प्रांत के बुबोनिक प्लेग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे। दोनों भाई खरगोश का मांस खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया था कि बीमारी का संक्रमण कैसे फैला। आपको बता दें कि मध्यकाल में बुबोनिक प्लेग महामारी को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। WHO के मुताबिक बुबोनिक प्लेग के लक्षणों में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर और शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी और मतली शामिल होते हैं। अब अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर, अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर्स के लिए अमिताभ ने लिखी कविता। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक का मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन घर में क्वारंटीन है। अमिताभ की सेहत से जुड़ी ताजा जानकारी के मुताबिक उनकी सेहत पहले से स्थिर और बेहतर है और उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। वहीं अभिषेक बच्चन की सेहत में भी काफी सुधार है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन को जल्द डिस्चार्ज किया जा सकता है। हालांकि अमिताभ की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। उन्हें फिलहाल नियंत्रित तरीके से दवाइयां दी जा रही है और वो अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से लगातार जुड़े हुए हैं। वहीं अभिषेक बच्चन भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी और परिवार की हेल्थ की जानकारी शेयर कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कुछ घंटे पहले डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोत्साहित करने वाली एक कविता लिखी है। उन्होंने इस कविता के जरिए डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ईश्वर का दर्जा दिया है। अमिताभ बच्चन उनके सेवा भाव और समर्पण को बता रहे हैं। वो किस तरह से कोरोना पीड़िता के लिए संबल है। ये लोग खुद की चिंता किए बगैर सबकी सेवा और देखभाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने अपनी कविता में ये भी कहा कि ये लोग पूजा के स्थान है और इंसानियत के परचम है। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, रिलायंस जियो में गूगल कर सकता है $4 अरब का निवेश। रिलायंस जियो में लगातार नए नए निवेशकों के आने का सिलसिला जारी है और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि गूगल भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में $4 अरब का भारी भरकम निवेश करने वाला है। इसकी भारतीय रुपए में कीमत करीब
30,140 करोड़ रुपए हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये रिलायंस जियो के लिए बेहद शानदार डील होगी। अब तक रिलायंस जियो 13 निवेश के जरिए 1.18 लाख करोड़ रुपए की रकम इकट्ठा कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल की रिलायंस जियो में बातचीत काफी गंभीर स्तर पर चल रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि ये चर्चा आखिरी चरण में चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि गूगल और रिलायंस जियो दोनों ने ही इस संबंध में कोई भी अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो फेसबुक के बाद गूगल रिलायंस जियो में सबसे बड़े निवेशक के तौर पर सामने आएगा। बता दें कि फेसबुक ने 22 अप्रैल को रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया था। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म अब तक अपनी 25.24% की हिस्सेदारी को बेच चुकी है और अलग अलग डील के जरिए अब तक 1.18 लाख रुपए जुटा भी चुकी है। बीते सोमवार को ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था वो भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में 10 अरब डॉलर या 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेंगे। इसी के तहत माना जा रहा है कि गूगल रिलायंस जियो के करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। हालांकि सुंदर पिचाई से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए ना तो हामी भरी और ना ही इनकार ही किया। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश का सिलसिला 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था। इसके बाद सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला और सिल्वर लेक में इसके निवेश किया। बाद में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईएफ और इंटेल ने भी निवेश की घोषणा की। इसके बाद हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस सौदे के साथ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म अब तक 25.24% हिस्सेदारी बेच चुकी है। जियो ने कुल 1,18,318.45 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर में हुआ इजाफा 6.9% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें महंगी होने से खुदरा महंगाई दर 6.9% पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से अप्रैल और मई में महंगाई के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। जून में देश भर में आर्थिक गतिविधियों में पर्याप्त तेजी न होने के बावजूद महंगाई में इजाफा आरबीआई और सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। खुदरा महंगाई दर में इस इजाफे के सबसे बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं को महंगा होना है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य महंगाई दर में 7.87% की बढ़ोतरी हुई। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर अधिक रही। ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.2% रही, जबकि शहरी इलाकों में ये 5.9% रही। कपड़े, फुटवेयर, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ के दाम बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा हुआ है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई को काबू करना मुश्किल हुआ है। आने वाले दिनों में खाद्य महंगाई और बढ़ेगी। सब्जियों के दाम में अभी ये दिखने लगा है। आगे महंगाई को काबू करना इसलिए ज्यादा मुश्किल होगा कि डीजल के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इससे चीजों की ढुलाई की लागत बढ़ गई है। महंगाई दर पर इसका निश्चित तौर पर असर भी पड़ेगा। डीजल की महंगाई का असर मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ने लगा है। इसलिए आने वाले दिनों में फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों के दाम में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। महंगाई में इस इजाफे ने रिजर्व बैंक के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। मौजूदा खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के ऋण से ज्यादा है। इस वजह से आने वाले दिनों में ब्याज दर में कटौती का फैसला भी ये खुलकर नहीं ले पाएगा। आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बन रही थी, लेकिन अब ये मुश्किल सा लगने लगा है। ब्रिटेन ने चीन की हुआई पर लगाया प्रतिबंध, 2027 तक हटाई जाएंगी सभी 5G किट। ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से चीन की हुआवे को 2027 के अंत तक पूरी तरह हटा दिया जाएगा। ब्रिटेन की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के हुआवे पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के असर की समीक्षा के बाद सरकार ने मंगलवार को ये घोषणा की। इससे पहले चीन की इस कंपनी को ब्रिटेन ने अपने 5G नेटवर्क विस्तार में सीमित तौर पर काम करने की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई NCASCC की बैठक में हुआवे पर मई में लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों की समीक्षा के बाद ये निर्णय किया गया है। इन नए प्रतिबंध से चीनी कंपनी अमेरिकी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों को प्राप्त नहीं कर सकती है। ब्रिटेन के इस प्रतिबंध के बाद उसके नेटवर्क से हुआवे का सामान पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2020 के बाद किसी भी नए 5G किट को खरीदने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। ब्रिटेन के डिजिटल
सांस्कृतिक, मीडिया और खेल सचिव ओलिवर डाउडेन ने कहा कि 5G हमारे देश के लिए बदलने वाली प्रौद्योगिकी होगी, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमें उसके लिए खड़े किए गए बुनियादी ढांचे पर पूरा भरोसा हो और हम उसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो। ओलिवर डाउडेन ने कहा कि हुवावे पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हमारे साइबर विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार ने हुवावे को हमारे 5G नेटवर्क के लिए प्रतिबंधित करने का निर्णय किया है। जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में कोई भी नई 5G किट नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं 2027 तक देश का 5G नेटवर्क हुवावे से मुक्त हो जाएगा। डाउडेन ने कहा कि अगले आम चुनाव तक सरकार इस प्रतिबंध को कानून का रूप दे देगी ताकि हमारे 5G नेटवर्क से हुवावे को पूरी तरह हटाने का रास्ता साफ हो सके। हुवावे पर ब्रिटेन के इस प्रतिबंध को अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिटेन के इस फैसले पर निराशा जताते हुए हुवावे ने बीजिंग में जारी एक बयान में कहा कि ब्रिटेन में मोबाइल फोन रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बुरी खबर है। ये एक निराशाजनक फैसला है। ब्रिटेन को धीमी डिजिटल राह पर धकेलने, डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने और महंगे बिलों की तरफ ले जाने वाला फैसला है। भगवान राम पर टिप्पणी करने को लेकर घिरे नेपाल के पीएम ओली, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी हदें पार की। भगवान राम और अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की टिप्पणी की मंगलवार को चौतरफा निंदा हुई है। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ओली ने सारी हदें पार कर दी है। ओली ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी में कहा था कि भगवान राम वीरगंज के पास ठोरी में पैदा हुए थे और असली अयोध्या नेपाल है। नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने ओली की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे निरर्थक और अनुचित करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट किया, ओली के बयान ने सारी हदें पार कर दी है। अतिवाद से केवल परेशानी उत्पन्न होती है। उन्होंने ओली पर व्यंग्य करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री ओली से कलयुग की नई रामायण सुनने की उम्मीद करें। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री, हिंदू समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री से इस तरह की मूर्खतापूर्ण, अपुष्ट और अप्रमाणित टिप्पणी वांछनीय नहीं थी। प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ओली का ध्यान भारत के साथ संबंधों को सुधारने की जगह नष्ट करने पर केंद्रित है, जो उचित नहीं है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली की अयोध्या पर की गई अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। गौतम ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, प्रधानमंत्री ओली ने बिना किसी साक्ष्य के बयान दिया और इसके देश के भीतर और बाहर केवल विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें बयान वापस लेना चाहिए और इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत दोनों देशों में ही बड़ी संख्या में भगवान राम के भक्त हैं और किसी को भी लोगों की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहिए। किसी वास्तविक कम्युनिस्ट के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए या वहाँ पैदा हुए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की पब्लिसिटी कमेटी के उप प्रमुख विष्णु रिजाल ने कहा, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की इस तरह की निरर्थक और अनुचित टिप्पणी से देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। वरिष्ठ पत्रकार कनक दीक्षित ने ट्वीट किया कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की जगह को लेकर विवाद खड़ा करना प्रधानमंत्री ओली की अज्ञानता है। इससे भारत में एक तबके के लोगों के साथ संबंधों में खटास आएगी, जबकि ये पहले केवल भारत सरकार तक ही सीमित था। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और राम माधव भी हुए क्वारंटाइन। कल जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष हुए थे कोरोना से संक्रमित। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी महासचिव राम माधव ने बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। मंत्री ने मंगलवार को कहा कि वो शाम 4 बजे से सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। वो 12 जुलाई को रविंद्र रैना के साथ श्रीनगर से बांदीपोरा गए थे। डॉक्टरों ने कहा है कि रैना को रियासी जिले में कटरा शहर के नारायण अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसी कारण से माधव भी कुछ दिनों तक क्वारंटीन में है। उन्होंने कहा, 2 हफ्ते में मेरा 5 बार टेस्ट किया है, रिपोर्ट में नेगेटिव पाया गया हूं। फिर भी मेरा और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरत रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता वसीम बारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी, जिन्हें उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा शहर में भाई और पिता के साथ आतंकवादियों ने मार डाला था। धन्यवाद। आगे की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।